हुआ हूँ और इसी कॉम्प्लेक्स से उनके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और उनका उर्दू का अखबार चलता है। और आज हम उन्हीं का डीएनए टेस्ट करेंगे और उनके घर पर मैं आया हूँ उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछने के लिए। उनकी पार्टी का सिंबल है पतंग और हमें आज ये देखना होगा कि उनके बयानों की पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है और ये पतंग और कितनी ऊंची जाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस स्पेशल डीएनए टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आपके घर में हम आए हैं दारुस्सलाम में और कुछ कड़वे सवाल आज आपसे पूछेंगे। जरूर सर, वेलकम सर, बिल्कुल। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी पार्टी का सिंबल पतंग है और आपके बयानों की पतंग भी आजकल बहुत ऊपर उड़ रही है और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रही है, तो और कितनी ऊपर उड़ाएंगे आप इस पतंग को? नहीं सर, हम हमारे पैर जब तक ज़मीन पर रहेंगे और हम इखलास से काम करेंगे तो वही अहम है। हवा में उड़ने वाले लोग जल्दी नीचे भी गिर जाते, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैर ज़मीन पर ही रहें और हम अच्छा साबित कदम से आगे बढ़ें। आपका एक बयान आया और उसी बयान ने मैं आपको सही बात बताऊं कि मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। आपने कहा कि जो भी इंसान पैदा होता है वो पैदाइशी मुसलमान होता है और बाद में फिर उसका कन्वर्जन होता है, बाद में उसको दूसरे धर्मों में लाया जाता है। आपका वो बयान सुन के मुझे लगा कि शायद मैं भी पैदाइशी मुसलमान ही हूँ और मैं दिल्ली से हैदराबाद आ गया आपके घर पर घर वापसी करने के लिए। तो मेरी आप घर वापसी करवाइए और मुझे ये बताइए कि इस बयान का मतलब क्या है, और अगर आपका ये बयान माना जाए तो फिर तो जो देश है ये हिंदुस्तान, इसकी पूरी आइडेंटिटी, इसकी पूरी पहचान, हम सबकी पहचान बदल जाएगी। सर सबसे पहले मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब का इंटरव्यू आज हम सब देखेंगे। बेशक ये इंडिया के होनहार एक नेता है जो जनता के आवाज़ को सुनते हैं, इसीलिए तो एक नेता को, एक पॉलिटिक्स लीडर को इलेक्ट किया जाता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं एमडी समीर इंडिया से। तो आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को प्ले करते हैं। नहीं सर, सबसे पहली बात यह है कि इस देश की आइडेंटिटी आप हिंदू समझते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं? नहीं है। इस देश की आइडेंटिटी कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। इस देश की आइडेंटिटी ये है कि ये तमाम रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इस नेशन का कोई रिलीजन नहीं है। पर आपने तो ऐसा नहीं कहा। सुनिए बात, दूसरी बात, आप जो सवाल की बात, अच्छा सवाल किए। अगर आप मेरी स्पीच को फॉलो करेंगे, अफसोस ये है कि लोग कट एंड पेस्ट करके उसको सुन रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, ये हमारा अकीदा है, ये पूरे मुसलमानों का एक फेथ का हिस्सा है और मैं किसी पर इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ कि भैया अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आपको हम राशन कार्ड नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं मानेंगे तो आप चोरी का सामान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो आप हिंदुस्तान के वफादार नहीं है। हिंदुस्तान में, जैसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी ने कहा कि हमारे मुल्क में 4600 कास्ट कम्युनिटी रिलीजन्स हैं और हिंदुस्तान कभी भी होमोजेनियस कंट्री नहीं बन सकता। मैं अपने फेथ की बात किया और ये भी कहा हूँ कि आप इसको डिसएग्री करिए, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा और मैं इसको नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूँ जी। मैं हरगिज़ उसको, ये हो ना, हमारा फेथ का हिस्सा है, आप उसको मत मानिए। मगर ये कहना कि नहीं आप आइडेंटिटी बदल रहे सर, तो बताइए, इस मुल्क की आइडेंटिटी तो हिंदुज़म नहीं है ना इस्लाम है। इस मुल्क की आइडेंटिटी तो ये सब रिलीजन से। अगर मान लीजिए आरएसएस का कोई नेता आज ये कहे आपके बयान के जवाब में कि नहीं, सब लोग जन्म से हिंदू होते हैं और बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, और फिर आपको ये भी ऑप्शन दे दे कि आप मत मानिए, लेकिन आप सोचिए, आप उस बयान पर आग लगा देंगे। अगर आरएसएस वाले ये कहते हैं कि ये इनका हिंदू मजहब का अकीदा है तो हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे। मगर वो तो ये नहीं कहते ना कि हिंदू मजहब का ये अकीदा है। लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, लंदन में पढ़े हैं, हैदराबाद को बहुत एक तहजीब वाला शहर माना जाता है, लेकिन जब आपके बयान हम सुनते हैं, उन बयानों में वो तहजीब, वो एजुकेशन, वो लंदन की पढ़ाई, वो कहीं नज़र नहीं आती। अगर मेरी बात कड़वी लगती है, जैसा अभी आपके शुरुआत में कहा कड़वे सवाल करेंगे, तो बाज़ वक़्त जो है कड़वी बात करना पड़ता है। मगर वो कड़वी बात हम जब कर रहे हैं, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ करो आप, और हमारी लड़ाई जो है हिंदुस्तान के दस्तूर के, आइन के दायरे में रही है और इंशाल्लाह रहेगी। और जहाँ तक रहा सवाल तहजीब तमद्दुन का, हो सकता है कि मैं हैदराबाद की तहजीब को सही तरह से पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, कुत्ता, हरामी, टूटी ढीली कर दूंगा, ये कौन से शब्द हैं और ये किस तहजीब को
रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सर, तहजीब तमद्दुन तो और ऐसा किसी ने आपके साथ क्या नाइंसाफी कर दी कि आपको इतना दर्द होने लगा? ये दर्द इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने ये कहा कि अगर गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए और उसको तशबीह दी गई, एग्जाम्पल दिया गया मुसलमानों से, तो सर मैं तो कुत्ते का बच्चा नहीं। उन्होंने मुसलमान अपने नाम से नहीं लिया, आप जानते होंगे। देखिए मेटाफोर यूज किया गया था। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ, मैं इंसान का बच्चा हूँ। जो कल जो एक घटना हुई है उस पर मैं खास तौर पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। पेरिस में जो कुछ हुआ, आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम इतना कमज़ोर है कि वो एक कार्टून से डर जाएगा, ये एक कार्टून से उसको नुकसान हो जाएगा, या 4 कार्टूनिस्ट उसको परेशान कर देंगे? नहीं, इस्लाम को कभी ख़तरा रहा है ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम रहेगा, इस्लाम आबाद रहेगा, शादाब रहेगा, और लोग उसकी हक़ानियत और तौहीद और वहादत के पैगाम को देखकर वो अट्रैक्ट भी होते रहेंगे। देखिए जो कल का वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक है। कार्टून्स यकीनन तकलीफ़देह हैं। आप बताइए कि मुसलमान के लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, मैं इस जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कल के वाक़े को, सबसे मुअज़्ज़ज़ चीज़ हमारे लिए हमारे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप उनकी एक कार्टून बनाकर दिखा रहे हैं, किसी एक और आदमी को किस कर रहे हैं। मैं तो खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। इसीलिए हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर 19G है, वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे पास 295 IPC है। नहीं, मुझे पता है आप वकील हैं, बैरिस्टर। नहीं, मैं इतना नहीं जानता हूँ, आप ही नहीं जानता हूँ। नहीं, इतना नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कल के वायलेंस की आलोचना नहीं की उसकी। अरे मला भाई, ये वाक़या जो है दहशतगर्दी का है, इसकी मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक वाक़या है। तो हम ये बता रहे हैं कि वहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि भाई आप कार्टून्स का जो मसला, आप मेरा कार्टून उतारिए। तनकीद सर देखिए, एक बहुत ही थिन लाइन है क्रिटिसिज्म में और इंसल्ट में। हम यही कह रहे हैं कि भाई आप क्रिटिसाइज करिए, कौन रोकता है, कितना क्रिटिसाइज करिए। एक फिल्म आई है पीके, आपने भी उसके बारे में सुना होगा। आप पीके में देखिए कि उसमें हिंदू धर्म गुरुओं के बारे में उनका मजाक उड़ाया गया है, और वैसी फिल्म भी इस देश में 500 करोड़ का बिजनेस कर लेती है और लोग उसको देख रहे हैं। आपको लगता है कि अगर यही काम उस फिल्म में अगर मुस्लिम धर्म गुरुओं को लेकर हुआ होता तो अभी तक आमिर खान जिंदा होते? अरे सर, इतने पैसे कमा चुके हैं, मैं तो पिक्चर देखता नहीं। हर दाढ़ी वाले को दहशतगर्दी दिखाते, रुमाल डाल दिए सर पे उसके, AK-47 हाथ में दे दिए उसके। कितने फिल्में पैसे ने कमाए ऐसा दिखा कर। हर मुसलमान उनके लिए दहशतगर्द बनी है फिल्म में। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, भाई देखो मत फिल्म, आप क्यों देखते जाके? आप फिल्म मत देखिए। और अगर उसमें किसी को स्ट्रांग व्यूज़ हैं और वाकई में गलत काम हो रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्तेमाल करिए, कोर्ट को जाइए, सेंसर बोर्ड को दीजिए, प्रोटेस्ट करिए। आपने सलमान खान के बारे में अपील की थी कि सलमान खान की पिक्चर मत देखिए, लेकिन वो पिक्चर हिट हो गई। कहाँ हुई सर? मैं तो सुना के फ्लॉप हुई, पिट गई वो। नहीं, उसने तो 100 करोड़ से ज़्यादा ऊपर का 100 करोड़ से ऊपर का धंधा किया। ठीक है सर, अब मैं किसी फिल्म स्टार की, और मैं मान लीजिए मान भी लें कि फ्लॉप हो गई, तो आप उसका श्रेय अपने आप को देना चाहते हैं? नहीं कि आपने कहा इसलिए फ्लॉप हो गई? नहीं सर, मैं क्यों लूंगा? मैं देखता ही नहीं हूँ पिक्चर में, मुझे मालूम भी नहीं क्या होता। मैं इतना बोरिंग आदमियों के 2.5 घंटे कहाँ मेरे सबर काम है। मैं तो उससे बेहतर है कि बैठ के काम कर लूँ। वो ठीक है, वो कर रहे हैं, जमहूरियत है, हमको इससे एतराज़ नहीं। जी, मैं वापस आपके उस बयान पर आता हूँ जब आपने कहा कि हर इंसान जो है मुसलमान पैदा होता है। अब आप देखिए वैसी साहब कि दुनिया भर में हर रोज़ 3,80,237 लोग पैदा होते हैं, और इस हिसाब से अगर हम चलें तो फिर इसका मतलब पूरी दुनिया जो है उसमें सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, और वो है इस्लाम। तो मेरा बिलीफ है सर, ये बहुत से लोगों का बिलीफ है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को आए। बहुत से लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले स्टेम सेल पर रिसर्च हो गया था। ये उनका बिलीफ है, आप इसको क्या बोलेंगे? फिर बिलीफ है, ये मानिए। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, प्लुरलिज्म हमारा स्ट्रेंथ है। 4,600 हिंदुस्तान में कास्ट हैं, रिलीजन है, हर एक का एक तहजीब है, हर एक की एक बिलीफ है। ये बिलीफ सिस्टम ही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब मैं इसमें आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन देता हूँ। मान लीजिए अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, बहुत सारे हिंदू नेताओं का ये बिलीफ है कि वहाँ बाबरी मस्जिद में पहले मंदिर था, वो राम जन्मभूमि है, ये उनका बिलीफ है। वो आपने माना नहीं? बिलीफ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर मैं आपको जज बनाता हूं तो जज बिलीफ पर फैसला करेगा या लॉ ऑफ एविडेंस पे करेगा?
कानून जब चलेगा मुल्क में सर तो लॉ ऑफ एविडेंस पे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, बिलीफ पे तो नहीं चलेगा। तो वो जो फैसला आया वो तो बिलीफ पर था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई बिलीफ पर फैसला मत दीजिए, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के ऊपर दीजिए। बिलीफ तो सबका है, बिलीफ हम भी बोल रहे कि बिलीफ पे मत दीजिए। हम आपके पास गए थे कि सर ये हमारी मस्जिद है, किसी ने कहा कि नहीं ये मंदिर है, तो कोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं, टाइटल सूट को पार्टीशन कर दिया कोर्ट ने। तो ये बिलीफ्स के ऊपर आप जजमेंट नहीं दे सकते कोर्ट में, हरगिज नहीं दे सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इस बारे में कि ऑन द बिलीफ जजमेंट नहीं दे सकते, कोई एविडेंस के ऊपर है, इसलिए आईपीसी है, सीआरपीसी है, लॉ ऑफ एविडेंस है, इसके ऊपर फैसला देना चाहिए। हमें उस बात का इंतज़ार रहेगा कि जब आपके बयान जो है वो, जैसे मैंने आपको गिन के बताए कि इस तरीके के बयान आप देते हैं, कभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बयान